आरबीआई प्रेस रिलीजेस में जो रिपीटेड टर्म्स है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वही एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तो उन्हीं टर्म्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं आपका दोस्त शिवम ऋषभ लेके आया हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज़ हुआ है आरबीआई प्रेस रिलीजेस में 1 जून 2026 से लेके 16 जून 2026 तक। सबसे पहले आपने पढ़ा ही है कि इंडिया और कंबोडिया का यूपीआई पेमेंट के लिए और पार्टनरशिप हुआ है, जिसमें कि KHQR कोड के द्वारा कंबोडिया में जो भी इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो वहाँ के मर्चेंट्स को पे कर सकते हैं। ये P2M के तहत हुआ, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ बात करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपका यूपीआई के माध्यम से हम लोग कभी भी रियल टाइम में किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखना है तो हमें ध्यान, तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट कि आप अगर ऐसे पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए है। कुछ अगर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ तक में आपको 5 लाख का लिमिट है। शेयर मार्केट्स का है, कैपिटल मार्केट्स का है, 5 लाख का है। ये आपको चेक करके देखना है और ये भी बताना है कि मैं जो आपको अभी डेटा बताया सही बताया कि नहीं बताया। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो यूपीआई है वो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप हुआ है। एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है, जो कि आपका रियल टाइम पेमेंट है। आज के डेट में आप हर कोई इस्तेमाल करते ही हैं, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करते हैं वो दूसरे को भी देखे हैं कि हाँ यूपीआई के माध्यम से पे कर दे रहे हैं, इंस्टेंट पे कर रहे हैं, आप इधर से भेज रहे हैं, सामने वाले के पास तुरंत चला जा रहा है। अब उसके बाद है कि ये पीएसएस क्या है आपका, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में ये चीज़ लॉन्च हुआ था। तो इस एक्ट के थ्रू काम किया जाता है। अब ये जो चीज़ है ना, अगर हम नेशनल के लिए तो हमारा ये एनपीसीआई काम कर रहा है। इंटरनेशनल के लिए क्या है, तो इंटरनेशनल के लिए आपका है एनआईपीएल। एनआईपीएल क्या है, तो एनपीसीआई, ये जो एनपीसीआई है ना, ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसके द्वारा इंडिया अदर देशों से अपना टाई अप करता है वहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स के लिए। आखिर ये क्यों कर रहा है, या इंडिया अपना यूपीआई वगैरह से क्यों कर रहा है? इसलिए कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम लगे। आपका जो फॉरेक्स कन्वर्जन है, आपका जो फॉरेस्ट कन्वर्जन है वो भी आपका इजी वे में काम करे। मतलब इजी वे में काम करने का मतलब कि, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ माइक काम कर रहा। ईजियर का फॉरेस्ट कन्वर्जन है कि आप डायरेक्ट इंडिया में रुपये के हिसाब से वहाँ के करेंसी में, सामने वाले कंट्री की करेंसी में आप पे कर दिए। और ये सारा चीज़ हम लोग G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन या इंडिया का जो हमेशा है फिनटेक वगैरह पे जोड़ देने के लिए, या फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। और ये मेजर चीज़ है कि हम लोग किसी एक करेंसी पे डिपेंड ना हो के अपने करेंसी पे काम करें। फॉर एग्जांपल डॉलर की डिपेंडेंसी को हम लोग थोड़ा कम करके चाह रहे हैं कि जैसे इंडिया नेपाल का हुआ या फिर कंबोडिया से है कि हम लोग अपने कंट्री रुपीज़ में, और वहाँ के उनके जो सामने वाले कंट्री का जो जिस टर्म में जैसे यूरो डॉलर ये सब में, तो उस पर हम लोग कर सकें वो भी अपने हिसाब से, कि ट्रांजैक्शन ईजी हो पाए, इफ़ेक्टिव हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई आप जाते होगे चाय वगैरह के दुकान के आसपास या कोई बैंक के आसपास जाना, वहाँ पे देखोगे ना कि यार मेरा लोन एनपीए हो गया, एनपीए हो गया। तो भाई अब वहाँ पे पूछा जा रहा है कि यार एनपीए क्या हो रहा है, एनपीए क्या होता है। आप बहुत जगह चर्चा की होगी, चाहे आप खुद ही कभी बैंक में गए होगे तो आपका लोन एनपीए हो गया, ये हो गया। तो एनपीए का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए कब चालू हो जाता है? जब आप 90 दिन के बाद, 90 दिन तक अगर आपका कोई भी लोन है, अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तब वो धीरे धीरे एनपीए के कैटेगरी में आगे बढ़ना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी आपका रहता है, सबसे पहले आपका कोई भी एसेट्स रहेगा तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स रहेंगे। स्टैंडर्ड एसेट्स जो कि आप कंटिन्यू, आपने लोन लिया, आप टाइम टू टाइम अपना पे कर रहे हो, और तो वो आपका बैंक उसको स्टैंडर्ड एसेट्स मानती है। लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट्स कब हो जाता है? कि जब आपका 90 डेज से 1 साल के ड्यूरेशन तक रहता है, तो वो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स में चला जाता है। और डाउटफुल एसेट्स तब होता है जब आपका 1 साल से ऊपर हो जाता है। ये ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है, 1 सेकेंड, ये ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपसे ये आ सकते हैं। और जो लॉस और एक्सेस हो जाता है कि भाई अब उसका पोटेंशियल नहीं है, अब ना हो पाए, होता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, अकाउंट से हम नहीं रिकवर कर पाएंगे, तो उस केस में आपका ये लॉस एसेट्स में वो चला जाता है। अब क्या है कि ये कुछ मैट्रिसेस है जिस पे कि हम लोग वर्क करते हैं। आपका एसेट्स क्वालिटी इंडिकेटर ये बताता है कि हाँ, ये आपका जो लोन है, उसका लोन एसेट्स, आप सोच रहे हैं कि एसेट्स क्यों, तो बैंक के लिए वो चीज़ एसेट्स है, आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि आप लिए हैं, लेकिन बैंक के लिए वो चीज़ एसेट्स है। तो इसी कारण वो लोग एसेस करते हैं कि हाँ, इसका कि उस पर्टिकुलर लोन का क्वालिटी क्या है, और उस लोन से बैंक को क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। आपका कोई भी है कि अगर मान लीजिए कि सपोज़ आप X% पे आप उठा रहे हैं, तो उससे बैंक को क्या परसेंट का फ़ायदा है, या आपके उस पर्टिकुलर टर्म्स या लोन पे बैंक को कितना फ़ायदा है, वो आपको बताएगा। और उससे आपका ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पता चलेगा, जनरेट होगा कि ये कितना स्टेबल है वो चीज़, और आप उसको कितना कर सकते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो CIC, हर जगह सुनते हैं हम लोग कि CIC क्या है। तो CIC है हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये क्या करती है कि सपोज़ अगर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जा रही है कि हाँ भाई हमें लोन लेना है, या बैंक के पास जा रही है, तो बैंक सोचता है ना कि भाई हम लोन क्यों दें। तो या फिर अगर कोई काफ़ी मतलब पोटेंशियल क्लाइंट है कि हाँ, हो सकता है कि हमें बाद में फ़ायदा मिल सके, तो उस केस में क्या करता है कि बैंक CIC से या फिर आपसे उस क्लाइंट को कह देगा कि आप CIC रिपोर्ट दें, जिसमें कि आपका क्या रहेगा, क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा। क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा कि हाँ, कि इन्होंने अगर पहले का क्या परफॉर्म किया है, या उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि हाँ वो लोन चुका पाएंगे कि नहीं, उसका रिस्क कितना है। अगर आप इनको लोन दे रहे हैं तो उसका रिस्क कितना है, लोन पे कर पाएंगे कि मतलब कितना परसेंट का चांस है कि नहीं भी पे करने का। और ये भी ट्रैक करता है कि लोन डिफ़ॉल्टर कितने हैं, या फिर लोन डिफ़ॉल्टर जो लोग हैं या लोन डिफ़ॉल्टर के कैटेगरी में हैं। अगर हम इंडिया बेसिस पे बात करें तो ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, CRIF, हाई मार्क और एक्सपीडियन, ये चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। अब भैया आ गया सबसे खतरनाक वाला चीज़, ये हर 2 महीना पे आ ही जाता है। इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या बात है ना कि इसको साल में मिनिमम 4 बार होना है, ये कमेटी का मीटिंग होना है मिनिमम साल में 4 बार। ये और ये 4 बार क्यों, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 महीने में 1 बार इसका मीटिंग होना है। लेकिन जनरली बेसिस पे जो अगर हम इंडिया का बात करें तो ये आपका 2 महीने के अराउंड पे हो जाता है।
तो भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसमें क्या है कि 3 आरबीआई के मेंबर्स रहते हैं। आरबीआई के मेंबर्स, एक आपके गवर्नर हो गए, बाकी 2 कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। आपको ये भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड कौन कौन से हैं। और बात हुआ कि भैया अगर 6 आदमी हैं, मान लिए कि 3 आदमी बोले कि हाँ बढ़ना चाहिए और 3 आदमी बोले कि उतने पे रहना चाहिए, तो भैया किसका बात मानना होगा? मान उस केस में होगा आरबीआई के चेयरमैन का। वो जिसके तरफ बोलेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए, वो आपका फाइनल हो जाएगा। जो टारगेट हम लोग रखते हैं जनरली वो 4 के आसपास का रखते हैं, लेकिन ±2% का हम लोग लेके चलते हैं कि मिनिमम कितना जाएगा, तो 2 पे जाएगा, मैक्सिमम 6 पे जाएगा। इसी रेंज में रहना चाहिए जो हमारा टारगेट रहता है। अब अगर हम लोग बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग क्यों चेंजेस करते हैं या इसका करने का पर्पस क्या है, तो इसका है ना कि मनी सप्लाई जो है ना मार्केट में, मनी सप्लाई को यही रोकता है। ये हम मनी सप्लाई को यही रोकेगा। अगर मान लीजिए कि आप एक बैंक हैं और आपको सरकार बोल रही है कि आपको 20% अपने पास रखना है, या आपको 20% ही इंटरेस्ट रेट पे देना है, तो सामने वाला जब होंगे तो वो 20% के हिसाब से देंगे। अब आपको लगेगा कि हाँ हमको मार्केट में पैसा बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, बोल देंगे कि काम करो भाई 20 नहीं 15% पे। तो उससे क्या है ना कि जब लोन कम होगा, इंटरेस्ट कम लेगा या ये चीज़ रहेगा, तो लोग और ज़्यादा लोन लेंगे या ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा लोन देगी आगे। तो उस मैकेनिज़्म को ध्यान में रखें। ओवरऑल फंडा यही है कि कोई भी चीज़ पे है, कोई भी चीज़ अगर आ रहा है तो उसके पीछे क्या है और क्यों है, अगर ये पता चल गया तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल मनी सप्लाई को जो आपका को जो मेंटेन करता है और इंटरेस्ट रेट को अचीव करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब बहुत बड़का बड़का टर्म मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान देना है यही चीज़ कि पर्पस यही है कि हम मनी सप्लाई पे ध्यान दें कि उससे आपका इम्पैक्ट अच्छा रहे, लोग मतलब कि लोगों के हित के लिए काम होता है कि हाँ कि कभी बिजनेस करने में मौका मिल जाए, कभी हो जाए। तो ये इस पे है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे जो भी मनी सप्लाई है मार्केट का ओवरऑल उसको करता है कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मतलब जल्दी में से कि रेपो रेट क्या है, तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग है। किस रेट पे लोन लेंड किया जाता है? आरबीआई किसको लेंड फंड देता है? कमर्शियल बैंक को देता है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा। वही बात है ना कि पहले अगर हम कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे तो आप ज़्यादा पैसा लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो फिर आप कम पैसा लेंगे। और वही चीज़ है कि जब रेपो रेट घटेगा तो आपका फिर खर्चा के लिए लिक्विडिटी कम होता है, उसके पे आपका मार्केट में उस हिसाब से चला जाएगा। ये एमएसएफ होता है, आपको देखते होंगे कि एमएसएफ। तो एमएसएफ क्या होता है आपका कि अचानक से रात में भाई हर दिन का डेटा मेंटेन करना होता है। अब एक बार कुछ पैसा घट गया तो क्या करिएगा, तो उस टाइम एमएसएफ का इस्तेमाल करेंगे कि इमरजेंसी ओवरनाइट होता है कि ये बैंक फैसिलिटी होता है कि अगर अचानक से लिक्विडिटी स्ट्रेस हो रहा है या लिक्विडिटी का कुछ पैसा है कम है तो उसके बेसिस पे वो कर सकते हैं। अब है कि आपका एसडीएफ क्या है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ये आपका 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि लिक्विडिटी एब्जॉर्बेशन का है। इसमें क्या है ना एसडीएफ में कि आपका कोई कोलैटरल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब वो बात हुआ कि भाई कोलैटरल क्या होता है, तो कोलैटरल वो चीज़ होता है कि जैसे कि आप लोन ले रहे हैं बैंक से घर बनाने के लिए,
तो जो आपका घर का कागज़ हुआ या आप कोई जो डॉक्यूमेंट जो जमा कर रहे हैं ना, वो आपका कोलेट्रल उसको कोलेट्रल चीज़ बोला जाता है। कि अगर आप वो चीज़ अगर आप नहीं पे कर पाए तो बैंक उस चीज़ को अपने हिसाब से सेल करके कंप्लीट कर देगा। फॉर एग्जांपल कि आप हमेशा देखते होंगे कि यहाँ ये नीलाम हो रहा है। नीलाम कब होता है? कि जब सामने वाला दिवालिया हो गया या उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन हमको पैसा चाहिए तो हम उसकी चीज़ों को बेच के कर रहे हैं, तो उस केस में आपका कोलेट्रल काम करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एचडीएफ में आपका कोई कोलेट्रल नहीं रहता है। बैंक रेट है जो कि अगर लॉन्ग टर्म कोई लेंडिंग रेट है आरबीआई का तो उस पे है, जो कि इसको प्राइमरी यूज़ करते हैं मॉनेटरी सिग्नल रेट पे। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ध्यान रखना है कि आपका स्टैटिक में पूछ सकता है कि कोलेट्रल रिक्वायरमेंट का क्या है, और ये एमएसएफ पे है। आपको ये सारा टर्म एक बार अच्छे से ध्यान में रखना है, कुछ आपसे छूटे नहीं, मिस ना हो, क्योंकि ये आए दिन टर्म्स आते रहेंगे, आपको हर न्यूज़ पे आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आता है भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या है कि अगर हम कंज्यूमर हैं, अगर एक टाइम टू टाइम मेरे पे क्या खर्चे में चेंजेस आ रहा है या क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि मेरा इन्फ्लेशन या कंज्यूमर का इन्फ्लेशन उस चीज़ में क्या है, कैसे है, उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग है ना कि अगर हमें पता करना है कि भाई एक्चुअल में महंगाई कितना हुआ, तो उस केस में क्या है कि कोर इन्फ्लेशन आपका होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप खाने और गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी बोल रहा हूँ मैं, खाने का और पेट्रोल डीजल या का जो खर्चा है, जिस पे आप मतलब इमिशन का जो खर्चा है, अगर आप ये दोनों को अगर हटा दें तो आपका एग्जैक्ट इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपका एग्जैक्ट महंगाई दर क्या है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि जो आपका फूड और फ्यूल है ना, वो हाईली वोलाटाइल एक्सटर्नल शॉक्स है। ये टाइम टू टाइम अचानक से कब क्या बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा कोई नहीं जानता है इसको, तो इस कारण ये आपका काफ़ी वोलाटाइल है, और ये काफ़ी मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे सिचुएशन के हिसाब से। अभी जैसे अचानक से अगर हम करंट सिनेरियो का बात करें तो वॉर के वजह से काफ़ी पेट्रोल का प्राइसेस, डीजल का प्राइसेस, एलपीजी वगैरह का प्राइसेस बढ़े हैं, तो उस केस में ये तो जब ये चीज़ का बढ़ा है तो आपका खाने पीने का भी खर्चा बढ़ा है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट होके आ रही है, तो जब एक चीज़ का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे चीज़ का दाम बढ़ता है। तो वो इसी कारण है कि अगर हम सीपीआई से अगर फूड और फ्यूल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब आता है अकाउंट एग्रीगेटर, कि भाई अकाउंट एग्रीगेटर क्या है। अकाउंट एग्रीगेटर आप देखते हो, ये कहीं भी आप कुछ पे कर रहे हैं कि यार आप हमारा ही कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो एक पेमेंट गेटवे आएगा जहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह करना है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करते हैं कि आपको मदद करते हैं किसी कहीं भी पे करने के लिए। लेकिन हाँ, आपको लग रहा होगा कि भैया अगर हम मान लीजिए पे करते हैं तो क्या हमारा डेटा इनके पास स्टोर होता है? नहीं, पेमेंट एग्रीगेटर के पास आपका डेटा स्टोर नहीं होता। आपका डेटा सीधे सामने वाले जिस भी आप मान लीजिए अगर हमारा ही कोर्स परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्ट सामने वाले के पास, और उसके बाद आपका डेटा वो बीच में स्टोर नहीं करता है। नहीं तो बीच में स्टोर करने लगा तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, तो इसका बीच में स्टोर नहीं करता है। ये क्या है? एफ आई पी होता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। एफ होता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जिसमें आपका बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। ये क्या है कि आप एक कंसेंट देते हैं एग्रीगेटर को कि हाँ भाई मैं फ़लाना आदमी को पे करने वाला हूँ या पर्टिकुलर जगह को पे करने वाला हूँ। बीच में क्या है
कि आपका पेमेंट एग्रीगेटर है, जिसका रेगुलेटर कौन होता है, तो आरबीआई रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो रहता है। तो ये आपका डेटा अपने पास नहीं रखता है, लेकिन सामने वाला जो है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र, उसके पास आपका डेटा चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो कभी आपसे हमसे पूछ देते हैं कि आप अपना ये यूटीआर नंबर बताइए, या फिर होता है कि हाँ डेटा जानने के लिए, तो उस केस में तो सामने वाले के पास वो चला जाता है एग्रीगेट पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू। ये है कि आपका जो आपका जो क्रेडिट असेसमेंट है ना, इसको काफ़ी तेज कर देता है। कि पहले था ना कि यूटीआर नंबर चाहिए जब आप किसी को एग्रीगेटर के थ्रू, उतना आपको मतलब अगर आम बोल चाल के भाषा में बात करें तो उतना लफड़ा नहीं रहता है। ये फास्टर क्रेडिट असेसमेंट होता है, डिजिटल लेंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होता है। अब इससे ये अचानक से भाई ये टॉपिक क्यों आया, क्योंकि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का चीज़ था। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान में रखना है, सहमति फाउंडेशन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुआ है एसआरओ ए। एसआरओ क्या है, तो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपको पता है कि अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये क्या करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है या मैनेज करना है इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड्स को, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुआ है एसआरओ के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर का, तो वो आपका सहमति फाउंडेशन के थ्रू है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब है भाई कि ये एसएलआर क्या होता है। एसएलआर होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है ना कि आरबीआई गाइडलाइंस देती है अपने बैंकों को कि आप हर दिन, आपको सपोज आपके पास अगर 100 रुपया है, तो इतना परसेंटेज जो आपके एसेट्स का है उसको आपको अपने पास रिजर्व में रखना है। मान लीजिए आपका 100 रुपया है, तो आप 100 रुपया मार्केट में लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं। आप सर्टेन जो अमाउंट है, जिसको एसएलआर के फॉर्म में जानते हैं, वो आपको अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स आपका बस मनी सप्लाई का खेला है कि अगर कोई चीज़ अगर कम रख दिया जाएगा तो बैंक और ज़्यादा लोन देगी, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो हर का रेट बढ़ा देगी, कि जिससे कि लोग, जिसको अर्जेंट ही है वही इस्तेमाल करें, और जिसको अर्जेंट नहीं है वो थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर करते हैं। तो वही आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो कि जिसको कहते हैं कि पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स। एलिजिबल एसेट्स कौन से हैं, तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एजीएल्स, गोल्ड वगैरह, ये सब। ठीक है, अब हम लोग कुछ ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करते हैं कि ये किस फॉर्म में खरीद सकते हैं या रख सकते हैं। उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, तो ये सबसे पहले आपका है टी बिल, ट्रेजरी बिल। ये कौन इशू करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और ये क्या है, तो 0 कूपन में, जिसका टेन्योर आपका 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के हिसाब से रहता है। आपका एफआरबी नेक्स्ट है, आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जो कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कूपर रेट इक्वल टू बेंचमार्क यील्ड प्लस स्प्रेड। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो कि कंडक्ट होता है आरबीआई के द्वारा। और जो नेक्स्ट है, जो आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, वो है आपका एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसका इशूअर होता है आरबीआई। 8 साल का टेन्योर है, रिडेम्पशन बेस्ड है गोल्ड प्राइस के बेस पे, और इसको प्री मैच्योर रिडेम्पशन कब कर सकते हैं, तो आप 5 साल के बाद कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म पे। ये मतलब ये जो है ना आपका एसएलआर, और ये मतलब उस पैसे से आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का चीज़ खरीद के रखना है।
की ज़रूरत पड़ने पे आप चाहें तो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को भी बेच सकती है, सामने वाले बैंक को लेने की इच्छा है तो वो परचेज भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है उसके बेसिस पे। अब आता है केवाईसी और CKYC-R। तो केवाईसी नो योर कस्टमर, तो ये क्या है, ये इसका पर्पस क्या है? अगर आप बात करें केवाईसी और CKYC का, तो ये फ्रॉड को बचाने के लिए कर रहा है। सबसे पहले था ना कि हाँ एक बार में अब हर जगह आपका वेरिफिकेशन खोजा जाता है, इसीलिए खोजा जाता है कि हाँ कोई फ्रॉड है या उस चीज़ को उससे बचाया जा सके। आपका ये कंप्लायंस है जो कि वन टाइम केवाईसी फैसिलिटी वगैरह पे आपको ध्यान देने के लिए ये चीज़ किया जाता है। इसमें क्या है ना कि इन ऑपरेटिव अकाउंट वगैरह है कि अगर 2 साल के बाद तक अगर कोई आपके कस्टमर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो सो अकाउंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान वगैरह देने के लिए ये चीज़ है। और ये AML फ्रेमवर्क पे काम करता है। AML क्या है आपका? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे काम करता है, जिस पे कि EDD है आपका, एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस है इस किसके लिए है भाई? तो जो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं उनको कैसे पता चलता है भाई? तो ये STR से पता चलता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि अच्छा कांड हो रहा है भैया, ध्यान देना पड़ेगा ना हो। अब ये तो है कि अब ग्लोबल बेसिस पे ग्लोबल ऑब्जर्वर कौन है हमारा इस चीज़ में? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि ग्लोबल वॉच करता है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे, ग्लोबली वो ध्यान देता है। अब आता है आपका BOP और फॉरेक्स डायनामिक्स। BOP हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है कि हम पूरा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का मतलब कि आपके पास कितना इनकम है, कितना मतलब बेच के कितना कमाए और ख़रीद के कितना खर्च किए, उसका मेन चीज़ रहता है, जिसमें कि आपका 2 चीज़ पे ध्यान है कि करेंट अकाउंट में आपका गुड्स सर्विसेज इनकम ट्रांसफर्स, और आपका कैपिटल अकाउंट में है FDI, FPI, ECP, NRI डिपॉजिट वगैरह। फॉरेक्स रिजर्व में है FCA, गोल्ड रिजर्व्स, SDR, IMF रिजर्व प्रोविज़न, जो कि आपका ये क्रिटिकल होता है करेंसी स्टेबिलिटी और इंपोर्ट कवर पे। तो अब ध्यान देना है कि FCR आपका क्या होता है, फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब SDR ये आप बताएंगे। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स पे बात करते हैं कि अगर फॉरेन से अगर कुछ पैसा अगर आ रहा है हमारे पास, तो उस केस में क्या है कि आपका FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, जो कि जनरली स्टेबल होता है कि हाँ फॉरेन से हमारे पास आया तो स्टेबल पे। और FPI उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका फाइनेंशियल एसेट्स पे रहता है, जो कि वॉलेटाइल होता है, मतलब फिक्स पीरियड या लंबे ड्यूरेशन के लिए ये चीज़ नहीं रहता है। अब आपको पता ही होगा कि जो NBFC है वो RBI के द्वारा रेगुलेट होती है। NBFC कई तरीके के होते हैं और हर पे कुछ ना कुछ लिमिट होता है। अगर मान लीजिए कि NBFC में अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो वो वापस भी तो वो बैंक भी तो हो जाएगी ना। तो इसी कारण ये चीज़ है
कि आपका जो NBFC पे है कि कभी किसी पे चेक इशू नहीं है, लिमिटेड डिपॉजिट का है, कोई नो पेमेंट सेटलमेंट रोल, सिर्फ नो पेमेंट सिस्टम रोल पे है। इसी में क्या है, तो कुछ NBFC है जो कि आपका CIC के रूप में काम करेंगे, जो आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो जिनका है कि मेजर फंक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट पे करेंगे। दूसरा है कोई आपका NHB है, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के सुपरविजन में रहेगा, जो कि केवल हाउसिंग लोन ही दे सकते हैं, इस टाइप से है। फिर आपका जो फिर जोन 2 में आ जाते हैं आपका रूरल एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट में, जिसमें कि रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट में, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इससे एक सवाल अगर आता है कि जो आपका रूरल और कोऑपरेटिव क्रेडिट का है उसको कौन रेगुलेट करता है, या रूरल डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा है, तो आपका नाबार्ड है। नाबार्ड का आप जल्दी से स्टैटिक्स मेरे को बताएंगे कि अभी वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन है और कब वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसका हेड ऑफिस कहाँ है। और उसके बाद ये आपका DCC भी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हर स्टेट में जनरली अपना अपना रहता है। जैसे अगर मैं बिहार का बात करूं तो बिहार कोऑपरेटिव बैंक है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है। RRB, अब जो है कि 1 स्टेट 1 RRB का जो कंसेप्ट आया है, तो हर स्टेट में अब एक एक RRB हैं। जो RRB कौन से हुए, तो रूरल रीजनल बैंक हुए, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर का है, तो उस केस में नाबार्ड इनको कर रहा है। ऐसे ही ये लोग RBI के नज़र में है। उसके बाद है कि जो मेन आपका है, इसके अलावा कुछ टर्म जो कि कासा आपका जनरली करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के रूप में कहा जाता है, जिसमें कि आपका लो कॉस्ट बैंक डिपॉजिट वगैरह का करते हैं। ये सब सारा फंक्शन आपका ये NBFC वगैरह को ध्यान में रख के। और अगर आप कुछ और इसके अलावा और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो FCI है, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि फूड के रिलेटेड पे है, ये इसलिए क्योंकि नाबार्ड से रिलेटेड है ये। और IBG है, जो कि ज्वेलरी एसोसिएशन है इंडिया का, उनसे रिलेटेड ये कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम लोग ये ध्यान देते हैं। ये सब जो भी टर्म्स वगैरह है ना, ये आपका जो रिसेंट जो प्रेस रिलीज हुई है RBI का 1 जून से 16 जून तक, उसके बेसिस पे है। अब है कि कुछ एसेट ट्रस्ट का नाम आते रहता है। REIT, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हमें ध्यान देना है। REIT क्या है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये है कि जो कि रियल एस्टेट्स में आज के डेट में भी आप देख रहे हो कि भाई सब कोई इन्वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें इनकम या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है या काफ़ी हाई है, तो इस वजह से तो उसके लिए कुछ अलग एसेट ट्रस्ट है, जो कि इसमें स्मॉल इन्वेस्टर भी अपना पार्ट ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन का वो परचेस करके उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। उसके बाद है इन्विट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वगैरह है उसके बेसिस पे या उस पे वो लोग ध्यान में दे के कर सकते हैं। अब है कि भाई अब इंटरनेशनल डेब्ट पाइपलाइंस की, फॉरेन से अगर कोई हमें लोन वगैरह लेना है या कैसे लेना है, तो उस पर कुछ है। जैसे कि आपका अगर कैपिटल के फॉर्म में, मतलब पैसे के फॉर्म में अगर हम बात करें, तो आपका ECB आपका क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है जो कि हम लोग फॉरेन जो इंडियन एंटिटीज़ है ना, इंडियन एंटिटीज़ फॉरेन से लोन वगैरह रेस करती है, कैपिटल रेस करती है। सेकंड में है आपका FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये ऑप्शन होता है कि जो उन्होंने पैसा दिया है उसको हम लोग इक्विटी, मतलब शेयर्स के रूप में उसको ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंडियन जो कंपनीज है उनको अपना इक्विटी का कुछ % हिस्सा वगैरह दे रहे हैं। और थर्ड है आपका RCB,
रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जिसको कि ये है कि वो रिकॉग्नाइज्ड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉन्ड है, और इसको हम लोग मसाला बॉन्ड के फॉर्म में भी कह सकते हैं, आइडेंटिफाइड है मसाला बॉन्ड्स के लिए। अब हम लोग रिसेंटली है कि अब ये DICGC का चर्चा किए थे हम लोग, अब उसी पे है कि ये DICGC मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बैंक के खाता धारक हैं या जो भी बैंक के कस्टमर या कंज्यूमर हैं, तो उनके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हाँ भाई, अगर मैं कोई बैंक में कुछ पैसा रख रहा हूँ तो मेरा पैसा सेफ है। अगर कल के डेट में मान लीजिए कि वो बैंक डूब जाती है तो मेरे को DICGC के द्वारा 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। अब आपके अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख आपने जमा किया, तो आप सोचेंगे कि 10 लाख मिला, तो नहीं, आप 5 लाख, 5 ही लाख मिलेगा, बाकी आपका 5 लाख चला जाएगा। और अभी ये कुछ कुछ जो डार्क ट्रैप होता है ना, जैसे आप कहीं भी हो, तो अब इसी सब चीज़ को RBI मॉनिटर भी कर रहा है, ध्यान भी दे रहा है, और कह रहा है कि अगर आप किसी को कुछ लोन भी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको ही करो। जैसे कि उसमें क्या हिडन चार्जेस है ये मेंशन करने के लिए कुछ पहले से तो मतलब प्री टिक बॉक्सेस है जो कि कस्टमर को मालूम ही नहीं है। आप जैसे कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, आप तो डायरेक्ट टिक करके कर दो, भाई पता तो कर लो कि हाँ उसमें आपके फ़ोन से कहीं कुछ डेटा तो नहीं ले रहा है। वो चीज़ के लिए कहीं कुछ होता है कि फोर्स कंसेंट है कि नहीं भाई, अगर आप ये लोन ले रहे हो या ये चीज़ कर रहे हो तो आपको इतना देना ही देना है, आपको इतना करना ही करना है, तो उस केस पे ध्यान देना है। और मिस सेलिंग भी हो जाता है कि मान लीजिए देना कुछ और था, मान लीजिए चले गए, खरीदना था सेब, ले आए आम, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने के लिए वो करता है। लेकिन यही चीज़ है कि आपके सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए सरकार हमेशा खड़ी है, रिजर्व बैंक हमेशा खड़ा है, और उसी उसी में वो DICGC के तहत मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी पूछ रहा हूँ कि इसका आपको स्टैटिक फैक्ट्स आपके दिमाग में रखना है। ये लोन का तो है कि हाँ 5 लाख पर अकाउंट पे वो कर देगा, लेकिन इसका जो स्टैटिक फैक्ट्स है ना, वो आपको ध्यान में रखना है और कमेंट सेक्शन में भी बताना है। बताओगे ना? मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए आगे फिर देखते हैं। अगर कॉर्पोरेट हेल्थ पिलर पे अगर ध्यान दें तो आपका ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे है कि कॉर्पोरेट हेल्थ पिलर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो EBT होता है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। आई गेस एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को ध्यान में वही आ रहा है। और उस पर अगर हम डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइड करते हैं, तो कॉर्पोरेट हेल्थ का पता चलता है कि हाँ उसका कॉर्पोरेट का क्या हेल्थ है नहीं है। अगर जितना ज़्यादा ICR होगा उतना है कि उतना ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, और जितना ICR कम होगा वो आपका उतना ही मतलब डेप्थ रिस्क वाली कंपनी होगी, मतलब उसको थोड़ा लोन वगैरह देने में थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम लोग एक समराइज वे में देख लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। तो उसमें है कि हमने MPC के बारे में बात किया, जो कि आपका रेपो रेट पे है, जिसमें कि हमें टारगेट रखा है 4% से 4% के आसपास ही रखने के लिए है, ±2% पे है। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्सटर्नल फायरवॉल क्या क्या था। तो मैनेज करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट डेफिसिट के लिए तो आपका फॉरेक्स वॉल्ट, FPI वॉलेटिलिटी और गवर्नमेंट शॉक्स पे ध्यान दिया था हमने। अब कमर्शियल फ्लो में था कि जो बैंक रेगुलेट्स बैंक और NBFCs पे मॉनेटरी एसेट्स, NPA वगैरह पे और KYC वगैरह कुछ टर्म हमने डिस्कस किए। जो आपका CIC वगैरह पे है
वो सब पे हमने देखा है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको भी एक हायर अथॉरिटी है जो कि आपको गाइड करता है या चेक करता है कि आप सही चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फिर कुछ इनोवेशन हुआ है जो कि हमारा ये यूपीआई एनआईपीएल के द्वारा और कंज्यूमर के हित के लिए डीआईसीजीसी वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये सारे चीज़ का एक ही पर्पस है। इतना इकोनॉमी का कोई भी टर्म, चाहे आरबीआई प्रेस रिलीजेस हर दिन ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो बस एक ही कारण के लिए देख रहा है, क्या जी के लिए, तो उसका कुछ छोटा छोटा और इम्पैक्टफुल टारगेट क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो सारा चीज़ करता है। दोस्तों, ये तो सेशन ये वाला हुआ एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने सेशन में मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, या आपको और क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि आप कंटेंट देखें, कुछ अगर की पॉइंट्स की कमी लगी आप रिसर्च करें, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और एग्ज़ाम में जाके हम लोग मिलके फोड़ते हैं। सिंपल सा चीज़ है, छोटा सेशन, इम्पैक्टफुल सेशन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन। और एक और चीज़, अगर आप शुरू से लेकर अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो आप अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां आप खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आप शानदार लिसनर हैं। पेशेंटली आप सारा चीज़ सुने, समझे, और अपने इस भाई पे, अपने इस दोस्त पे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।